यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। और ये चर्चा यूपीपीसीएस 2024 से संबंधित है, जिसमें हम बताएंगे, आपको अपडेट बताएंगे कि यूपीपीसीएस 2024 के बारे में लोग दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। कब आएगा इसका रिजल्ट, कब ये होगा, कब वो होगा, कुछ मत पढ़िए। कह रहे अभी मत पढ़िए, अभी तो बहुत दिन है, क्योंकि उनको तो पढ़ना नहीं है। इसलिए आपको भी सलाह देते हैं कि कुछ मत पढ़िए, अभी तो बहुत दिन है। जो मेंस दे चुके हैं उनको सलाह बिना मेंस दिए हुए देते हैं कि भैया आप मेंस दे चुके हो, लेकिन अभी कुछ मत पढ़ो, अभी तो बहुत दिन के बाद रिजल्ट आएगा। हमें भी कमेंट करते हैं अभी तो काहे परेशान है, क्यों कहते हैं कि हाँ लोग पढ़ें, कि आप तैयारी कीजिए इंटरव्यू की, आप पढ़ाई कीजिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत देर में आएगा। चलिए, फिलहाल आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिलहाल आज चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अहम पहलू पर चर्चा करेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एसडीएम बनने जा रहे हैं तो, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, भविष्य में एसडीएम बनना है तो, चर्चा आज होगी एसडीएम के कार्यों की और एसडीएम के उन मजिस्ट्रेटिव कार्यों की जिसके लिए उसका जलवा होता है, जिसके लिए उसका रुतबा होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इन सभी की चर्चा होगी, आप जानिएगा। चर्चा करते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या अंतर है। आपका एक सुपरहिट क्वेश्चन जो पिछले बार 2023 में भी पूछा गया था, अब 2023 के पीसीएस में ढेर सारे प्रश्न यहां से पूछे गए थे, ढेर सारे प्रश्नों का हमारे पास एक बड़ा संग्रह है, जिसकी पूरी एक अलग बुकलेट ही तैयार हो गई है। इसकी पूरी एक बुकलेट तैयार आपको मिलेगी, किसकी, जो पहले पूछे गए थे सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में। यूपीपीसीएस में एसडीएम बनने वाले हर अभ्यर्थी से पूछा गया था, और अब बीएनएसएस के तहत भारतीय, ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपका थोड़ा सा अपडेट आपको बता दें, क्योंकि आपको भी इंतजार रहता है ना इसका। मित्रों, आप जानिए कि लोक सेवा आयोग, हमने पहले भी बताया है कि कुछ भी कर ले, चाहे जितनी परीक्षा करा ले, अगर पीसीएस पिछड़ गया तो लोक सेवा आयोग की सारी मेहनत, सारी अहमियत बेकार हो जाती है। अरे उनका तो सेशन बहुत लेट चलता है, बताइए, पीसीएस अभी 25 का भी प्री नहीं कराए हैं। तो यूपीपीसीएस उसकी पहली प्राथमिकता होती है, जैसे नमो भारत और ये सारी ट्रेनें जितने भी हैं, वंदे भारत, ये जितने भी ट्रेनें हैं, जब ये चलती हैं तो सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, इनके लिए एक अलग ट्रैक बना दिया जाता है, वैसे इनके लिए अलग ट्रैक है। अर्थात यूपीपीसीएस 2024 वैसे पिछड़ चुका है, लेकिन मेंस परीक्षा टाइम से करा ली गई और उसका परिणाम भी टाइम से आ जाएगा। यद्यप आयोग ने बड़े बुद्धिमत्ता का काम किया है, एलटी ग्रेड की परीक्षा को क्रमवार डेट दे करके सुनिश्चित कर दिया है कि नहीं, देखिए हम अपने मेन काम पर हम ध्यान केंद्रित हैं, बाकी आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। इस दिशा में परिणाम, मतलब मूल्यांकन जो है सकारात्मक दिशा में चल रहा है, तेजी से चल रहा है। अभी प्रीलिम्स के बाद मूल्यांकन और तेज हो जाएगा, दुगुना तिगुना हो जाएगा, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा। मूल्यांकन तो प्रीलिम्स की परीक्षा के दिन भी नहीं रुकेगा, मतलब क्योंकि उसमें करना क्या है, दिन का मतलब है कि उस दौरान, ठीक है, तो मूल्यांकन जारी है। आप अगर देखें तो मूल्यांकन जारी है और इसमें तेजी आ रही है। इसमें लगातार कुछ लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग कम रिव्यू जो है स्क्रूटनी कर रहे हैं। मूल्यांकन और स्क्रूटनी ये आयोग का पहला टेस्ट रहा है, दोनों साथ साथ करवा रहा है। स्क्रूटनी भी साथ चल रही है, भी चल रही, बहुत ही सकारात्मक, बड़ा ही इनोवेटिव प्रयास है।
तो मूल्यांकन भी जारी है और साथ ही साथ स्क्रूटनी भी जारी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो निश्चित रूप से आयोग बधाई का पात्र है। और संख्या भी इसमें बढ़ा दी गई है, संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये लोक सेवा आयोग की पहली प्राथमिकता है और लोक सेवा आयोग इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। हालांकि ढेर सारे पैसेंजर ट्रेन के रूप में भी परीक्षाएं हैं जिनको आयोग कराता चल रहा है, जो चलती रहेंगी। ठीक है, तो साक्षात्कार कब होगा यही आप लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन इतना तेज हो रहा है कि नवंबर में परिणाम देने की तैयारी है, अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि इनके पास अक्टूबर और नवंबर, अब अगर आप 15 अक्टूबर से मान लो 12 अक्टूबर को परीक्षा हो जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 1 महीने का समय उधर बचेगा। अगर ये बढ़ा देते हैं तो नवंबर तक ये मूल्यांकन अगर पूरा कर लेते हैं और स्क्रूटनी साथ साथ हो जा रही है, फिर अगर कुछ हो जाता है तो परिणाम ये दे सकते हैं, परिणाम देने की पूरी तैयारी में है। लेकिन जो लोग मुख्य परीक्षा दिए हैं उनके लिए समय नहीं है, जो नहीं मुख्य परीक्षा दिए हैं वो बिना मांगी सलाह जरूर देते हैं। इसलिए ये सब कुछ उनके लिए किया जा रहा है जिन्हें भविष्य में देना है और देने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जरा ज्यादा सतर्क रहिएगा उन लोगों से, नहीं तो वो ना आपको इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आयोग के प्रीलिम्स के बाद कितना तेज इसमें काम और होता है उस पर निर्भर करता है, और हो सकता है इसमें संख्या और भी बढ़ा दी जाए और भी एग्जामिनर्स और भी आ जाएंगे और इनके स्टाफ भी लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के नवंबर तक मूल्यांकन पूरा करवा करके परिणाम देने की तैयारी चल रही है। और अगर परिणाम दे दिया गया तो आपका साक्षात्कार दिसंबर में लगा देंगे। ये भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर आप देखें सितंबर आपका बीत ही गया तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर देखते देखते, अभी तो अक्टूबर आपका देखते देखते पीसीएस प्री देते देते अक्टूबर भी बीत जाएगा। पीसीएस प्रीलिम्स देंगे, फिर आप कुछ दिन अपना एग्जामिनेशन हॉलीडे मनाएंगे, उसके बाद फिर अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, पता करके। तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए प्रीलिम्स पर फोकस होते हुए आपको साक्षात्कार पर भी फोकस होना है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। तो मित्रों, इसके बारे में तो कोई संशय ही मत रखिए। ठीक है, और स्क्रूटनी परिणाम बहुत ही एक्यूरेट रहेगा। एक्यूरेट का मतलब यह है कि मान करके चलिए कोई गलती नहीं होना है, 0% एरर के साथ आपका मूल्यांकन हो रहा है। मतलब सही लिखे हैं तो सही, कोई चमत्कार ऊपर से नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा लिख करके आए हैं और निर्धारित पैटर्न पर सब लिखा है तो निर्धारित पैटर्न पर आपको सारे अच्छे नंबर मिलेंगे। जो अब तक ऑब्जेक्शन लगता था वो अब ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, आपको शिकायत और आरटीआई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा समझा जा रहा है, ऐसा विचार हो रहा है। ठीक है, तो ये संभावनाएं आप सभी छात्रों के लिए हितकारी हैं, अच्छी है। तो साक्षात्कार दिसंबर में लग जाएगा, इसलिए आप लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। आपको इंटरव्यू पर लगना चाहिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करना चाहिए, लगातार जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि आप अपडेट होते रहें देवप्रयागम के साथ। अब बीएनएसएस, आप जानते हैं कि हमारे मैकाले साहब ने 2 विधि संहिता तैयार कर दी। ये दोनों विधि संहिता क्या है? आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को तैयार किया। आईपीसी ऐसी पहली व्यवस्थित आचार विधि संहिता थी जो तैयार किया गया भारत के लिए, लेकिन पारित किया गया कहां? ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया भारतीयों के लिए, क्योंकि उनको तो पता था कि भारतीयों को तो कुछ आता जाता है नहीं। तो फिलहाल भारतीयों के लिए वो आईपीसी पारित किए और सीआरपीसी पारित किए। दोनों का मतलब क्या होता है? एक में दंड संहिता है, दूसरा दंड की प्रक्रिया है। एक में दंड जो किया गया है उसके बारे में, और दूसरा दंड किया गया है तो उसको कैसे, किस प्रक्रिया के तहत अब क्या कार्यवाही होगी, आगे क्या होगा,
तो मित्रों आज चर्चा करेंगे एसडीएम यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो विधि संहिता पढ़ करके आते हैं। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वे कोई संहिता नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ जीएस पढ़कर आते हैं और हरफन मौला होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया जाता है वहां। लेकिन जो देव प्रयागम से जुड़े होते हैं ना, तो देव प्रयागम में पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इतना पढ़ा देते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो बीएनएसएस, इनके सबके बारे में इतना पढ़ा देते हैं कि लगता है कि आप यहां से ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारे अब इस समय लगभग 12 से 13 ऐसे जनपद हैं जहां पर तो हमारे एडीएम साहब लोग बेहतरीन भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आजमगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक और शाहजहांपुर से लेकर गोरखपुर तक ढेर सारे एडीएम साहब लोग बेहतरीन भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं। एसडीएम तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर देवप्रयागम के एसडीएम ना हो। तो आप इस क्लास के माध्यम से इस पर अपनी एक कमांड बना लेते हैं, एक बेहतरीन समझ विकसित हो जाती है और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बड़े आसानी से आप बता देते हैं। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आपका सीआरपीसी हटा दी गई है, सीआरपीसी जो है रिजेक्ट कर दी गई है और सीआरपीसी के स्थान पर क्या आ गई है, बीएनएसएस आ गया है। तो बीएनएसएस के तहत, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एसडीएम को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, एसडीएम को व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं इसके तहत। तो आज आप यही जानने का प्रयास करेंगे कि एसडीएम किन किन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आप अक्सर आपके पास जो चर्चा में है, अरे 151 में चालान हो गया, कहते नहीं, अरे उनका तो 151 में चालान हो गया। कहां चालान हो गया? एसडीएम साहब के यहां से जमानत करवा लेंगे और एसडीएम साहब क्या कर दिए, उठाकर भेज दिए जेल। मतलब आप कहां से चले जाएंगे? आप एसडीएम की कोर्ट से ही जेल चले जाएंगे। वो 151 जो थी अब बीएनएसएस की कौन सी धारा हो गई है, ठीक है। खूब आप जानते थे, भाई कहीं मत जाइए, धारा 144 लगी है। कौन सी धारा नहीं है, बस धारा 144 लगी है, सीआरपीसी की धारा। तो धारा 144 लगी है, तो कौन अब वो 144 क्या हो गई है? ये सब कुछ किस नए सेक्शन में आ गया है? सेक्शन क्या होगा, किस नए सेक्शन के तहत एसडीएम यानी उपखंड मजिस्ट्रेट, संभागीय मजिस्ट्रेट अब किन सेक्शन के अंतर्गत, बीएनएसएस के किन किन सेक्शन के अंतर्गत वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और किन किन शक्तियों का प्रयोग करेगा, वह आप जान पाएंगे कहां, इस सुपरहिट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्लास के साथ। तो आज तो इस क्लास के साथ हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें बीएनएस की धारा की बात करें तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 17 तक इसका प्रावधान है। वैसे तो इसके शक्तियां और जगह पर हैं, लेकिन जो प्रोविजंस दिए गए हैं धारा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट आप सोचिए कि मैकाले कब था, ठीक 100 साल पहले। और मैकाले ने क्या किया, मैकाले ने उस समय सारे कानून बना दिए थे आईपीसी सीआरपीसी के। सीआरपीसी बन तो गई थी, 1861 में तैयार की गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुई 18 उसके साथ आईपीसी के साथ, वो 1882 में लागू हुई और फिर बाद में उसे 2 बार संशोधित किया गया। अंतिम संशोधन उसमें आप जानते हैं 1973 में किया गया। लेकिन अब नई सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अभी भी अब मिटा ही दो, कुछ रखो मत, हम कुछ भी नहीं रखेंगे, सब कुछ भारत का अपना होगा। लेकिन है वही, तरीका बदल दिया गया है, नाम हो गया। लेकिन चलिए फिलहाल जो भी है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान कहां किया गया है, से संबंधित जो प्रावधान है ये आपके सेक्शन, अगर आप देखेंगे
तो उसको आप हटा दें एक बार। ये आपका रहेगा सेक्शन 14 से लेकर 17 तक। सेक्शन 14 से लेकर 17 तक का प्रावधान है। ठीक है, अब सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है, अब सेक्शन 14 को 6 सब सेक्शन में बांटा गया है। अगर आप देखें तो सेक्शन 14 में कुल 1 से लेकर के और 6 सेक्शन तक हैं। अब इसमें जो प्रावधान है उसको हम अलग अलग आपको बताते हैं। जैसे आपका सेक्शन 14 फर्स्ट, पहले आपका ये आता है, क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सरकार, अब राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रत्येक जिले में जितना आवश्यक समझेगी उतना कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, जिसमें से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। ठीक है, इन जिला मजिस्ट्रेट का प्रावधान किसमें है? डीएम का प्रावधान इसमें है। डीएम एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आप देखते हैं एडीएम, एसडीएम तो हो ही गए, तहसीलदार जिनको सहायक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नायब तहसीलदार, ये भी एक मजिस्ट्रेट है भाई, भले वो सबसे छोटा पद है लेकिन वो भी एक मजिस्ट्रेट है। इसके अलावा भी अब तो जिले में ढेर सारे एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट होते हैं, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट होते हैं। तो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट तो जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे, राज्य सरकार, सेक्शन 14 फर्स्ट कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकेगी जितना वह आवश्यक समझे, जिसमें से एक जिला मजिस्ट्रेट होगा, यानी एक डीएम होगा, शेष अन्य मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के रहमो करम पर होंगे, यानी राज्य सरकार की इच्छा अनुसार होंगे। यानी राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गए ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद जो उस जिले के लिए हैं, ठीक है, वह उस जिले में होंगे। ये कहता है बीएनएसएस की धारा 14 का फर्स्ट कहता है, यानी डीएम एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान ये करता है। अब सेक्शन 14(2) क्या कहता है? सेक्शन 14(2) कहता है कि एडीएम की नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अब देखिए, उतने अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की करेगी, लेकिन उतना तो कह दिया गया, लेकिन अब अलग अलग क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर किया जा रहा है, जिससे कोई भी इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी ना आने पाए। अब कहता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम, माने आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि डीएम, एडीएम और एसडीएम का प्रावधान बीएनएसएस की सेक्शन की किस धारा में है, तो आप बोल देंगे सॉरी सर हमें नहीं पता है। अच्छा चलिए ठीक है भाई, अब उनके लिए तो आप हो गए सॉरी सर, लेकिन सॉरी सर से काम नहीं चलेगा। ये इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि अगर आप सचेत हैं तो आप जरूर अपने पद के बारे में सोचे होंगे, ढूंढे होंगे कि आखिर आपके पद के बारे में भी कहीं प्रावधान दिया गया है।
क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है, क्या उस कानून में डीएम, एसडीएम, एडीएम के बारे में कुछ प्रावधान है? और आपने कह दिया कि यस सर। जी श्रीमान जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सेक्शन 14 क्लास सब क्लास सेकंड में एडीएम का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी तुरंत। गुड कहकर क्या हो जाएगा, मतलब आप सिर आंखों पर आ गए। ये होता है इंटरव्यू की कला, और इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन जो आपको क्या दिलाएगा, आपको अधिकतम अंक दिलाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ अपने साक्षात्कार की 0 से लेकर हीरो तक, 0 से लेकर शिखर तक की पूरी तैयारी करनी होगी, जो केवल और केवल एक जगह पर होती है, देवप्रयागम में। बाकी तो हवाई आपके फोटो की भरमार होती है कि जल्दी जल्दी आपकी फोटो ले लें और 1-2 आपकी मार्क करा दें। वो इंटरव्यू नहीं है। इसलिए आप समाज के सबसे बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप भविष्य के अधिकारी हैं, देश के नीति निर्माता हैं। आइए और इस सेक्शन पर अपने सेक्शन को समझिए और इस सेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने साक्षात्कार की संपूर्ण तैयारी देवप्रयागम के साथ कीजिए, डीपीआईएस के साथ कीजिए। तो अब ये तो हो गया आपका सेक्शन 14 का 2 हो गया, ठीक है। अब 14 का 3 क्या कहता है कि अगर डीएम नहीं है वैसे डीएम का चार्ज सीडीओ लेते हैं, क्योंकि सीडीओ का पद इसमें नहीं है, वो तो विकास प्रशासन की देन है, वो तो टपक गया है। सीडीओ का पद क्या है, टपका हुआ पद है, जो बीच में आ गया, पंचायती राज व्यवस्था के साथ आ गया, विकास प्रशासन के साथ जोड़ दिया गया, और तो वो एक टपका हुआ पद है। मूल पद तो यही सब है, ठीक है। तो अगर डीएम नहीं है तो जिले का प्रशासन संचालन करने का दायित्व तो किसका होगा, अपर जिला मजिस्ट्रेट। किसका होगा, एडीएम साहब का होगा। हालांकि एडीएम बहुत होते हैं, एडीएम भी एडीएम लैंड ऑर्डर, एडीएम एफआर फाइनेंस रेवेन्यू, एडीएम पहले और भी एडीएम प्रोटोकॉल, एडीएम सप्लाई, दुनिया भर के। लेकिन अब चूंकि एडीएम न्यायिक तो कई, लेकिन एडीएम लैंड ऑर्डर, एडीएम एफआर, ये दोनों मेन पद हैं, मुख्य पद हैं, जो लगभग हर जिले में हैं। इसके साथ साथ अन्य भूमिकाओं को भी ये लोग देखते रहते हैं। तो अगर जिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेटीय दायित्वों का सीडीओ भले चार्ज लेगा, लेकिन मजिस्ट्रेटीय कार्य नहीं करेगा। वो भले आईएएस है, लेकिन मजिस्ट्रेटीय कार्य कौन करेगा? आपका बीएनएस कहता है कि मजिस्ट्रेटीय कार्य केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही करेगा, और वो कौन करेगा? अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम ही करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये है, आप सोचिए, आइएगा कभी क्लास लीजिएगा, तब आपको आनंद आएगा, आनंद की गंगा बहेगी इस क्लास के साथ, इसी क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 14 का 3। अब देखिए, चलो भाई, अब जिस पद के लिए आप परेशान हैं, लोक सेवा आयोग का सुपरहिट क्वेश्चन है, प्रभात कुमार साहब कई लोगों को भगा दिए और यही पूछे कि आइए आइए किस पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुरंत लोग कहते थे सर एसडीएम। अच्छा, एसडीएम के लिए? तो एसडीएम तो हमारे यहां कोई पद ही नहीं, आप जा सकते हैं, गो आउट तुरंत। कौन लोग कहते थे? जो देवप्रयागम में नहीं पढ़े थे, जो डीपीआईएस में नहीं पढ़े थे, जो डीपीआईएस के साथ मार्गदर्शन नहीं लिए थे, जो हवा हवाई में रहते थे कि इंटरव्यू तो बस हवा हवाई होता है, वहां का इंटरव्यू दे दीजिए बस हो गया। उनको नहीं पता है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर होता है, पद आपका क्या है, आपका पद क्या है डिप्टी कलेक्टर का। आपसे पूछा जाएगा आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे श्रीमान जी मैं एसडीएम नहीं डिप्टी कलेक्टर पद के लिए साक्षात्कार देने आया हूं, आपको यह बताना है। फिलहाल इनके बारे में तो ढेर सारी चर्चाएं खूब होती हैं क्लास के साथ, लेकिन सब क्लास के साथ होती हैं, तो हम आज आपके साथ व्यापक चर्चा कर दे रहे हैं।
अब सेक्शन 14 का 4, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं। एसडीएम का प्रावधान करता है एसडीएम का प्रावधान करता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है, या आपका उपखंडीय मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रावधान किया है, इस पद का प्रावधान आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, उपखंड मजिस्ट्रेट का प्रावधान तो आपसे पूछा जाएगा कि एसडीएम का प्रावधान किस सेक्शन में है, किस आर्टिकल में है। आपसे पूछ लिया जाए कि एसडीएम का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आप क्या बताओगे? संविधान के किसी आर्टिकल में भी एसडीएम का प्रयोग है, एसडीएम शब्द का प्रयोग है? ये रहस्य की बात है, ये रहस्य देवप्रयागम में ही आपको पता चलेगी। आइएगा, जब जुड़िएगा तब आपको बताएंगे एसडीएम का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो एसडीएम का प्रावधान ये बीएनएसएस ये धारा 14 सेक्शन और सब सेक्शन 4 में है। उपखंडीय मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किसमें बंटा होता है? सब डिवीजन में बंटा होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होगा, ठीक है, वो ये होगा उपखंड मजिस्ट्रेट। ये आपके लिए है, ये सेक्शन आपके लिए। इस सेक्शन को अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, एसडीएम आपका सपना है, तो आप शपथ ले लीजिए कि आप इस सेक्शन को याद रखेंगे। अपने सामने लिख दीजिएगा बीएनएसएस सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 उपखंडीय मजिस्ट्रेट का प्रावधान, और वही आपका क्या बन जाए? सपना बना रहे, जिसे आपको प्राप्त करना है, जिसे आपको लेना है। तो ये है, आप इनको अच्छे से देखिए, बाकी सारी क्लासेस को लीजिए और आप बस पॉजिटिव बने रहिए। देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़े रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर भी लीजिए। और अगला प्रीलिम्स देते हुए अगला आपका युद्ध साक्षात्कार ही है, जहां आपको विजयश्री हासिल करना है और आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तो जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।